22 सभी लोग अपना बैरेक निकाल लें। देखिए एग्जीक्यूशन वाला पार्ट हम लोगों का हो चुका, जिसमें आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग बिल्कुल कॉल कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। जिसको भी जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम है, बार बार मैं बोलती हूँ, आप लोग प्लीज़ कॉल कर लीजिए, बता दीजिए जहाँ भी कोई इशू है। नेक्स्ट हम लोग का आज जो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर जो है, लास्ट हमने कमीशन भी पढ़ा था, तो एक बार सभी लोग उसे रीड कर लीजिएगा कि कमीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए ऑर्डर 22 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। अब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई सिविल सूट चल रहा है, उस दौरान अगर किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो क्या केस खत्म हो जाएगा? अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि नहीं, एलआरस आ जाएंगे, समवेयर एलआरस भी नहीं है तो क्या होगा? फिर एलआरस हैं, एलिजिबल नहीं है तो क्या होगा? क्या उनके राइट्स बनते हैं कि वो उस केस में अपीयर हो सके? अगर राइट्स ही नहीं है तो क्या होगा? मीन्स यहाँ पर इतनी सारी कंडीशंस हैं जो ऑर्डर 22 हमें बताता है। प्रवीण आवाज आ रही है? प्रवीण यस मैम आ रही है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑर्डर 22 है आपका, ये हमें बताता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब चीजें बदल जाती हैं। सेम अगर किसी की किसी से शादी हुई है, मैरिज, तो मैरिज के बाद भी डेफिनेटली आपके जो राइट्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे वो कुछ और हो, राइट्स भी बदल जाते हैं। या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण समझ लीजिए आप, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी और पार्टी, यहाँ पर इन कंडीशन में कब आपके अधिकार बदल जाते हैं, ये हमें क्लियरली यहाँ पर समझना है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कंडीशन क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा किसी की पक्षकार की मृत्यु हो गई तो उसके अधिकार उसके एलआरसी में चले जाएंगे। अब मान लीजिए एलआरसी नहीं है तो क्या होगा, या एलआरसी एलिजिबल नहीं है तो क्या होगा? तो इस तरह से एक बहुत लंबा यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर एक वे में कन्वे हर चीज किया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसे सीआरपीसी सीपीसी में किस तरह से हैंडल किया गया है। और क्योंकि ये चीजें पढ़ना क्यों जरूरी है, उसके पीछे भी मैं आपको पर्पस बता दूं कि अगर कोई केस चल रहा है और अगर यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई तो सामने वाले व्यक्ति के अधिकार, जैसे कि मान लीजिए वादी ने कोई केस लगाया है, प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या प्रतिवादी उसके अधिकार से वंचित रह जाए? क्या उसे अब उसका रिलीफ ना मिले? तो उसके साथ तो अन्याय हो गया है ना। मतलब किसी की मृत्यु हो जाने से सामने वाले के तो अधिकार ही खत्म हो गए, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सीपीसी में ये व्यवस्थाएं की गई हैं, इस तरह का सिस्टम दिया गया है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो केस किस तरह से चलेगा और उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी। अब हर जगह प्रॉपर कंडीशंस है और थोड़ा सा इसको वास्ट स्टडी कर लीजिएगा। ये वाला इसका प्रॉपर अलग से क्वेश्चन नहीं बनता है, पर ये नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इस तरह का कोई भी सिविल का केस स्टडी करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन बार बार आती हैं। इसमें आपको लिमिटेशन का भी ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे मैंने कहा सिविल केस सालों साल चलते हैं। अब अगर सिविल केस सालों साल चलता है, डेफिनेटली उस बीच हो सकता है कि किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे वो प्रतिवादी हो चाहे वो वादी हो, तो फिर केस का क्या होगा? कितने दिन का टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के सामने वाला अपीयर हो जाए, जो भी एलआर से, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए कि इसका ए क्या बोलता है, नंबर 1, रूल नंबर 1 ऑफ ऑर्डर 22, नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू सर्वाइव। यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नहीं हो जाता है। वाद लाने के अधिकार से यहाँ जो मतलब है, उसका मतलब है, इसको एक केस के हिसाब से लिखिए, इब्राहिम भाई करीम वर्सेस
स्टेट ऑफ गुजरात, इब्राहिम भाई करीम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1961 का ये केस है। वाद लाने के अधिकार से मतलब हमारा यहाँ पर है कि the death of the plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate if the right to sue survives। अगर हमारे मैम एक बार रिपीट कर दीजिए केस का नेम और साइटेशन। हाँ, इब्राहिम भाई करीम, इब्राहिम भाई करीम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1961। यहाँ पर ये केस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये जो फर्स्ट लाइन है ना हमारी, इसी को इन्होंने डिफाइन किया है, मतलब इसका डेफिनेशन उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया है कोर्ट ने कि यहाँ पर वाद लाने के अधिकार से क्या मतलब होगा। जैसे लास्ट आप लाइन देखिए, इफ द राइट टू सू सर्वाइव, तो यहाँ पर इसका जो मतलब है वो ये है कि क्या हम अभी भी कोर्ट से रिलीफ लेने का राइट रखते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेंटिफ है, मैंने जो एग्जांपल दिया कि प्लेंटिफ ने केस लगाया, डिफेंडेंट की मृत्यु हो गई, पर उसका जो अधिकार है वो अधिकार खत्म नहीं हुआ है, तो क्या वो अधिकार है, तो उसका मतलब होता है आपका रिलीफ। इस केस में इस चीज को क्लियरली बोला कि प्रतिकर मांगने का अधिकार। अगर हम यहाँ पर कंपनसेशन लेने का राइट रखते हैं, मींस हम यहाँ पर रूल नंबर 1 की कैटेगरी में आते हैं, और अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपके वाद का उपशमन, उपशमन से मतलब होता है यहाँ पर अबेटमेंट, मींस उसका खत्म किया जाना, वो केस खत्म नहीं होगा। क्लियर। एक और केस लिखना है इसमें, ये भी अच्छा केस है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली चीज का जो मैटर है वो यही होता है कि क्या आपका राइट, स्टिल यू हैव द राइट टू सू द केस। अगर है तो इसमें एक और केस लिखना, वेलप्पा पिल्ले वर्सेस, वेलप्पा पिल्ले वर्सेस परप्पा पैनिक्स, परप्पा पैनिक्स 1969। क्योंकि देखिए जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, वादी या प्रतिवादी में से किसी की मृत्यु हो गई, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आया कि अब वो सामने वाला नहीं रहा, तो क्या हमारा अधिकार है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा, कोर्ट सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपका अधिकार है। अब हम यहाँ, हमें अगर अधिकार, हमें प्रतिकर चाहिए, हम बताएंगे कोर्ट को कि स्टिल वी हैव द राइट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र को हम यहाँ LR बनाएंगे और अपना अनुतोष ले लेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट है इसमें? समझ आया यहाँ पर, है ना, इस चीज का सेंस समझ आया ना कि अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो यहाँ हमारे सिविल राइट्स क्लोज नहीं होंगे। कब तक? जब तक कि यहाँ पर हमारा अधिकार बचता है। अब अगर अधिकार ही खत्म हो गया, अब जैसे मान लीजिए कि भाई ए व्यक्ति के नाम से, ए व्यक्ति जो डिपेंडेंट है उसके फैमिली में ही कोई नहीं है, वो अकेला व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई, तो अब हम कैसे बोल दें कि हमारा अधिकार बचा है? कोई भी नहीं है हमारे पास। दीपक केस का नाम लिख लीजिए, वेलप्पा पिल्ले वर्सेस परप्पा पैनिक्स 1969। और एक मैंने लिखवाया था इब्राहिम भाई करीम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1961। ये आपका ऑथेंटिक हमें क्लियर कर देता है कि यहाँ पर हमारे राइट्स किसी की मृत्यु से खत्म नहीं हो जाते इफ वी हैव राइट टू सू द पिटिशन और केस। अब देखिए, अब यहाँ पर कंडीशंस बता दिए इन्होंने कि अब जो आपका रूल नंबर 2 है वो क्या बोलता है, प्रोसीजर where one of several plaintiffs or defendants dies and right to sue survives। जहां कई वादी और कई प्रतिवादी में से एक की मृत्यु होती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, वहां पर प्रक्रिया। अब या तो डिपेंडेंट कई सारे हैं और प्लेंटिफ भी कई सारे हैं, वहां पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो क्या होगा। अब जहां पर किसी एक, अधिक या प्रतिवादियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, वाद लाने का अधिकार उत्तरजीवी से मतलब है यहाँ पर जो भी LRs होंगे वहां पर उस पर्टिकुलर पार्ट पर उन लोगों का नाम रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जिनके अगेंस्ट अभी भी हम केस फाइल कर सकते हैं। क्या लिखा है, वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स डिपेंडेंट देन वन एंड एनी ऑफ देम डाइज एंड वेयर द राइट टू सर्वाइव टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ
or against the surviving dependent or dependents alone, the court shall cause any injury defect to be made on the record, and the suit shall proceed at the instance of the surviving plaintiff and plaintiff or against the surviving dependent or dependent. यहाँ पर उसके जो भी उत्तरजीवी, एक वर्ड आप लोग हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, उसके बाद जो है उनके साथ वो केस चलता रहेगा। मीन्स यहाँ सिर्फ किसी व्यक्ति की मृत्यु, कई सारे हैं तब भी किसी की मृत्यु होने से यहाँ आपका केस रुकेगा नहीं। सेम थर्ड में कहा गया है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लांटिफ और ऑफ सोलो प्लांटिफ। कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु की दशा में, अब जहां दो या अधिक वादी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी को या अकेले उत्तरजीवी वादियों को बचा नहीं रहता, या एकमात्र वादी या एकमात्र उत्तरजीवी वादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है। वहां इस निमित्त आवेदन किए जाने पर न्यायालय मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा और वाद को अग्रसर करेगा। अब जैसे मान लीजिए दो वादी हैं, एक की मृत्यु हो गई तो वो एक उस केस को चला लेगा, है ना। अगर दोनों में से एक भी है तो वो एक ही उसको चला लेगा। अब दो तो नहीं है, एक ही है, उस एक की भी मृत्यु हो गई तो अभी हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए दो बहनों ने एक साथ केस लगाया है और दोनों ने सेम रिलीफ मांगा है और वो दोनों प्लांटिफ हैं, दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई तो वो एक बहन भी केस चला लेगी तो शायद चल जाएगा कि चलो ठीक है एक तो है स्टिल वी हैव। बट अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो अभी क्या होगा उस कंडीशन में, उन बहनों के जो भी बच्चे होंगे या जो भी एलआर्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो कोर्ट क्या करेगा यहाँ पर कि यहाँ पर उनके, अब यहाँ पर कोर्ट उनको नहीं रिकॉल करेगा कि कोर्ट कॉल थोड़ी ना करेगा, अब यहाँ उनके जो एलआर्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 90 डेज, नोट डाउन कर लेना इसे, 90 डेज में वो खुद यहाँ पर अपीयर हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर कई वादी में से किसी एक की मृत्यु होती है तो क्या होगा, उसके वेद प्रतिनिधि को हम क्या करेंगे, जो एलआर है उसको हम एलआर को उसकी एप्लीकेशन के बिहाफ पर उसे प्लांटिफ बना दिया जाएगा। अब जहां पर कई सारे प्रतिवादी हैं, 4 नंबर देखिएगा, रूल 4, प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और सेवरल डिपेंडेंट और ऑफ सोलो डिपेंडेंट। सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। देखिए डिफरेंस होता है एक चीज में कि कहाँ पर वादी की मृत्यु हो रही है और कहाँ पर प्रतिवादी के। डिपेंडेंट और प्लांटिफ में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत मैटर करता है। ए नाम का व्यक्ति प्रतिवादी है, उसकी अगर मृत्यु हो गई तो डेफिनेटली उसके बच्चे ये चाहेंगे कि जो अनुतोष उनके पिता को मिलने वाला है वो अनुतोष के लिए वो खुद डिमांड करें, उस रिलीफ के लिए वो कोर्ट तक पहुंचे। डिपेंडेंट वाले पार्ट पर चीजें बदल जाती हैं। बी से आपको पैसा लेना है, बी की मृत्यु हो चुकी, बी डिपेंडेंट है, अब बी के जो एलआर्स हैं वो ये चाहेंगे कि हम सामने वाले को पैसा दे दें। एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो यहाँ पर एलआर्स को लेकर आना प्लांटिफ के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पर वो भी आवेदन देगा, यहाँ पर प्लांटिफ भी आवेदन दे देगा कि भाई डिपेंडेंट की मृत्यु हो चुकी है तो अब उस कंडीशन में उनकी जो एलआर थे उन्हें बुलाया जाए, कोर्ट में अपीयर करवाया जाए, पार्टी बनाया जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लांटिफ की डेथ हो चुकी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यायालय मृत प्रतिवादी के वेद प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा और केस आगे चलाएगा। किसमें होगा ये आदेश 22 रूल 4, इसकी एप्लीकेशन लगाने का काम समटाइम अगर डिपेंडेंट अवेयर है और वो खुद चाहता है तो वो खुद अपीयर हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो ये काम प्लांटिफ का होगा कि वो कोर्ट को इस चीज से अवेयर करवाए कि हमारे डिपेंडेंट की मृत्यु हो चुकी है तो अब उसके एलआर को पार्टी बनाया जाए। अब अगर मान लीजिए एक ही प्रतिवादी है और उसकी डेथ हो जाती है, डिपेंडेंट ओनली वन डिपेंडेंट इज देयर और उसकी डेथ हो जाती है और अभी भी केस है और उसका यदि कोई आवेदन नहीं किया जाता है किसी भी एलआर्स के लिए, प्लांटिफ की तरफ से भी नहीं और डिपेंडेंट की तरफ से भी नहीं, डिपेंडेंट तो यूं भी नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर एक टाइम के बाद वो बात खत्म कर दिया जाएगा, उसका उपशमन कर दिया जाएगा। ऑर्डर 22 रूल 4 सब क्लॉज
3। देखिए यहाँ पर दिया है वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड by law no application is made under sub rule 1 the suit shall abate as against the deceased dependent। यहाँ पर जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट मैंने बता दिया है आपको 90 डेज का टाइम लिमिट होता है एलआरस के लिए। एलआरस की जब हम जैसे कि सबसे ज्यादा ये प्रेशर किस पर होता है, प्लांटिफ पर होता है कि प्लांटिफ का अगर कोई केस चल रहा है और अगर उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके एलआरस उस रिलीफ और उस अनुतोष के लिए अवेयर रहें और उस टाइम पीरियड में एप्लीकेशन लगा दें। अगेन आई एम टेलिंग यू समटाइम्स ये होता है कि अगर आपने 90 डेज में नहीं लगाई है एप्लीकेशन, लिमिटेशन एक्ट के धारा 5 के साथ अगर आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं, अगर आपका टाइम लिमिट निकल गया है उसके बाद भी और आपके जेन्युइन रीजन है तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ हमेशा ये चीज याद रखिएगा। इवन अपील में भी इस तरह की चीजें होती हैं। ये मतलब जनरल प्रैक्टिस वाला पार्ट है कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कोर्ट ने बोल दिया, ये सीपीसी ने कह दिया 90 डेज, 90 दिनों में अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दिया, अब मान लीजिए कि आप कोई बहुत ही ज्यादा पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप कोर्ट के लिए अवेयर नहीं है, 3 महीना अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, आप इतने अवेयर नहीं है कि आपका कोर्ट में भी केस चल रहा है और आप वहां जाकर देखिए, तो यहाँ पर अगर आपके पास स्पेसिफिक ग्राउंड है, जेन्युइन रीजन है, कॉजेस हैं, देन आप लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन के साथ आप आपकी 22 की एप्लीकेशन अगर लगाते हैं या ऑर्डर 22 में एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो एप्लीकेशन समटाइम्स एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ इस तरह के अगर कॉज हैं तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसमें एक और केस का नाम लिखिए, नेवानेश वर्सेस शेख मोहम्मद। अब अगर मान लीजिए कि आपका केस चल रहा है और उसमें प्रतिवादी, केस लिखा सभी ने, नेवानेश वर्सेस शेख मोहम्मद AIR 1996। यहाँ पर अपील चल रहा था और अपील के दौरान डिपेंडेंट की मृत्यु हो गई। अब उसकी डेथ तो हो गई बट उसके जो एलआर्स हैं उन लोगों को ऑलरेडी रिकॉर्ड पर लिया गया था। अब ऑलरेडी अगर वो लोग रिकॉर्ड पर हैं तो क्या वो अपील अबेट हो जाएगी? नहीं, वो अपील कंटिन्यूएशन में रहेगी। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिया इसी से रिलेटेड एक केस लिखिए। मैंने कहा ना अभी कि 90 डेज अगर निकल जाते हैं तो क्या होगा, लक्ष्मी देवी वर्सेस मेसर्स राजमल गोचले। जो एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ ये छोटे छोटे केस के साथ जब आप आपके लिखते हैं एग्जाम में तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे मैंने कहा कि 90 डेज निकल गया, अब यहाँ पर ये केस इसी से रिलेटेड है, लक्ष्मी देवी वर्सेस मेसर्स राजमल गोचले। इसका AIR लिखिए 1981 का। जो आवेदन आपको 90 डेज में दे दिया जाना चाहिए था, सामने वाला व्यक्ति उसे 90 डेज में नहीं दे पाया, तो क्या किया, कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि ये न तो निग्लिजेंसी था न ही कोई ऐसा रीजन था जिसमें कि वो गुड फेथ में ना हो। तो क्योंकि वो गुड फेथ में और कुछ जेन्युइन कॉजेस थे जिसके कारण उससे लेट हुआ, तो कोर्ट ने उसे इस केस में उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं कि प्लांटिफ की अगर मृत्यु होती है और अगर उसके इलाज को आप नहीं बनाते हैं पार्टी, तो समटाइम्स उनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सिर्फ 90 दिन का समय इतना इनफ नहीं होता है कि आप आपके घर की परेशानियों से छूटकर आप कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो इस तरह की चीजें होने के कारण यहाँ कोर्ट इस तरह का रिलीफ दे देता है अगर आपके पास प्रॉपर कॉजेज है तो। एक और केस लिख लो इसमें, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस सैयद मोहम्मद। ये भी सेम चीज का था, टाइम बार्ड एप्लीकेशन कि आपका समय निकल चुका है उसके बाद आपने एप्लीकेशन फाइल किया है। अब इसमें एक सबसे खास चीज जो है वो और सुन लीजिए, वैसे तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, पहले हम लोग थोड़े थोड़े से ये डिस्कस कर ही लेते हैं रूल्स को, उसके बाद में आपको ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैम गुजरात वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस सैयद मोहम्मद। इसमें टाइम बार बहुत मैटर करता है, पर मैंने क्या बोला कि उसमें आपके रीजन प्रॉपर है तो आपको एलआर बना लिया जाएगा, वो सॉरी एलआर मतलब आपको प्लांटिफ को ले लिया जाएगा एलआर को।
देखिए अब क्या है इसमें, प्रोसीजर वेयर देयर इज नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोसीजर वेयर देयर इज नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर विधिक प्रतिनिधि न होने की दशा में प्रक्रिया। पहली चीज तो ये होती है कि अगर उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है या तो किसको चला जाएगा, न्यायालय के किसी अधिकारी ऐसे व्यक्ति या मृत व्यक्ति की संपदा को प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझते हैं। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जिसे यहाँ पर उसका प्रतिनिधि बनाया जा सकता है तो उसे बनाया जाएगा, या उस संपदा में हित रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिनको भी न्यायालय ठीक समझता है आदेश देगा, या उसकी जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी संपदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जिसके कि उसमें हित प्रतिकूल ना हो। देखिए पढ़िएगा इसे ध्यान से, where may require notice of the application for the order to be given to such if any of the person having an interest in the assets of the deceased person as it thinks fit। क्या होगा यहाँ पर कि अगर मान लीजिए उसकी कोई एलार्स नहीं है तो कोई तो होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उसकी संपत्ति जो है उसमें इंटरेस्ट रख सकता है। कोई दूर का रिलेटिव हो सकता है, जैसे मान लीजिए बच्चे नहीं है, भाई के बच्चे हो सकते हैं, भाई के बच्चे नहीं है, पत्नी की तरफ से अगर कोई रिलेटिव है, तो उस कंडीशन में यहाँ न्यायालय जिसे भी उचित समझे वहां पर ये कर सकता है। और अगर कोई भी नहीं है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है, अगर प्रॉपर्टी है किसी मामले में। और अगर कोई भी नहीं है और केस चल रहा है तो केस अबेट हो जाएगा, केस खत्म कर दिया जाएगा। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या जिस व्यक्ति ने एलार्स के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है वो एलार्स बनने योग्य है या नहीं। अब बच्चे हैं तो सीधे से एक्सेप्टेबल हैं, भाई के बच्चे नहीं है, भाई के बच्चे हैं, सीधे से एक्सेप्टेबल है। पत्नी के भाई के बच्चे अगर आकर बोले कि हम एनआरसी, तो क्या एक्सेप्टेबल है। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो जहां पर इस संबंध में कोई भी प्रश्न आता है, चाहे वो मृतवादी के लिए हो चाहे वो प्रतिवादी के लिए हो, यहाँ पर कोर्ट उसको प्रॉपर देखकर ही उसको डिसाइड करेगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये व्यक्ति इसका एलार्स नहीं बन सकता तो कोर्ट वहां पर उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगा। ये इसलिए जरूरी होता है कि जैसे मान लीजिए कि एलार्स बनना अपने आप में बेनिफिशियल पार्ट है। प्रतिवादी के पार्ट पर अगर हम देखें तो आपको रिलीफ लेने वाले को तो डेफिनेटली जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का केस है, उसमें प्रॉपर्टी लेना है आपको और उसमें वादी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ तो कई लोग खड़े हो जाएंगे कि ठीक है वादी की जगह अब हम लोग हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर किसके पास है, कोर्ट के पास है। कोर्ट वो हर एक चीज को देखेगा कि क्या यह एलार्स के लायक है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, शायद आप सभी लोगों को पता होगा सक्सेसर का सर्टिफिकेट कोर्ट इशू करता है, और सक्सेसर के सर्टिफिकेट के लिए हम कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको इतने लोग भटकते हुए मिल जाएंगे। समटाइम्स तो क्या करते हैं, जो नोटरी करने वाले जो होते हैं वही लोग एक छोटा सा एफिडेविट बनवा लेते हैं और उस पर साइन कर देते हैं और बता देते हैं कि हाँ ये लीजिए आपका सक्सेसर का सर्टिफिकेट बन गया, जबकि वो प्रोसेस है ही नहीं। ये आधिकारिकता सिर्फ कोर्ट के पास होती है कि कोर्ट किसी के लिए सक्सेसर का प्रमाण पत्र दे। हमारे सक्सेसर एक्ट में, जो हमारा सक्सेसर एक्ट है, यहाँ पर वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए पिता की मृत्यु हो जाती है और उनका बैंक का अकाउंट है, अब बैंक अकाउंट को बैंक ने सीज कर दिया, बंद कर दिया। अब आप वहां जाकर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे हम बच्चे ही इनके या हम उनके बेटा बेटी ही तो हमको इसका पैसा निकाल लेना है। इतना आसान होगा नहीं, उन सब के लिए जो प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आपको सक्सेसर का सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, इतना इजी नहीं हो जाता। इसलिए यहाँ पर ये जो ऑर्डर 22 है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पर इन चीजों को कौन, इस तरह के प्रश्न का अवधारणा कौन करेगा, न्यायालय करेगा। अब एक और चीज, नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। मान लीजिए कि कोई केस चल रहा है, पूर्वगामी नियमों की किसी बात के होते हुए भी, चाहे वाद हेतु बचा हो या ना बचा हो, सुनवाई की समाप्ति हो गई है, भाई आपका फाइनल हियरिंग हो चुका है, निर्णय सुनाने के बीच वाले समय में किसी भी पक्षकार की मृत्यु होती है। देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पर, मैंने जैसे कई बार आप लोगों को समझाया है, जब हमारी फाइनल हियरिंग होती है उसके बीच में और निर्णय के बीच में एक टाइम लिमिट होता है।
और वो टाइम लिमिट कई बार बहुत लंबा खिंच जाता है ना, जबकि हमारे पास लिमिटेशन है उसके लिए भी। कोर्ट सीपीसी में बताया गया है कि भाई जिस दिन फाइनल हियरिंग हो जाए उसके 30 डेज में आप डिसीजन दे देंगे, पर ऐसा होता नहीं। अब वो जो टाइम पीरियड है मान लीजिए वो बहुत लंबा खिंच गया, उस बीच किसी की मृत्यु हो गई, चाहे वादी की चाहे प्रतिवादी की, अभी केस का क्या होगा? तो अब वो केस बिल्कुल भी अबेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी चीजें हो चुकी हैं, अभी हमें यहाँ एलआर की भी जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? आवाज आ रही है सभी को? भाई आवाज आ रही है क्या? स्क्रीन चला गया है। यस मैम। आवाज तो आ रही है ना, स्क्रीन पता नहीं क्या हुआ। एक मिनट का, चलिए ऐसे ही सुन लीजिए, 2 मिनट का है, पता नहीं क्या। अब मान लीजिए उस कंडीशन में तो क्या होगा, हमारा केस कहीं से कहीं तक खत्म नहीं होगा, है? इसी तरह जो आपका रूल नंबर 7 है, सूट नॉट अबेटेड बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी, किसी फीमेल, अब मान लीजिए किसी फीमेल के अगेंस्ट कोई केस लगाया गया है, अब वो शादी कर लेती है, तो अब क्या शादी कर लेने से उसका जो केस चल रहा है वो चेंज हो जाएगा? उसके क्या अधिकार खत्म हो जाएंगे? नहीं, वहां पर आप जो भी, या वो अबेट हो जाएगा वो केस? नहीं, वो केस उसी तरह से चलेगा। When plaintiff's insolvency bar suit, वादी का दिवाला कब वाद का वर्जन कर देता है? अब अगर कोई वादी दिवालिया हो चुका है किसी ऐसे वाद में जिसमें कि रिसीवर वादी के लेन देन के फायदे के लिए चल सकता है, वहां वाद का उपशमन वादी के दिवाले उस दशा में सिवाय नहीं होगा जिसमें ऐसा रिसीवर ऐसे वाद को चालू रखने से इनकार कर दे। मतलब जहां पर वादी दिवालिया हो जाता है उस कंडीशन में अगर कोई रिसीवर अपॉइंट किया गया है, जैसे कि कल हमने कमीशन के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से समवेयर रिसीवर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं, जिस तरह से कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं पर्टिकुलर केस में। वहां पर देखिए क्या होता है, अगर कोई वादी या प्रतिवादी में से कोई पूरी तरह से इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, अगर सामने वाले कोर्ट भी इस चीज को डिक्लेयर कर दे, तो अब अगर आप दिवालिया ही घोषित हो चुके हैं तब तो डेफिनेटली यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और इवन उसके लिए जो रिसीवर को अपॉइंट किया गया है वो भी यहाँ पर डिनाई कर दे कि इस केस में कुछ नहीं हो सकता, तो वहां पर वो वाद खत्म कर दिया जाएगा और इस तरह की कंडीशन में उस तरह का वाद नहीं लगाया जाएगा। और इसी के साथ एक और चीज पढ़िएगा, रूल नंबर 9 अगर आप लोगों के पास बैरक है, इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट और डिसमिस, उपशमन या खारिज हो जाने का प्रभाव। प्रवीण, अजय, जितने भी लोग हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले, उपशमन को लिख लीजिएगा हर जगह। उपशमन का मतलब होता है वाद का खत्म कर दिया जाना, खारिज कर दिया जाना, ठीक है? तो इसे अबेटमेंट भी बोलते हैं और डिसमिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई वाद, इफेक्ट ऑन अबेटमेंट ऑफ डिसमिस, जहां कोई वाद आदेश के अधीन उपशमन हो जाता है, वेयर अ सूट अबेट्स और डिसमिस्ड अंडर द ऑर्डर, नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। जो हमने हमारी धारा 11 में पढ़ा है, अगर किसी को रेस जुडिकेटा रेस सब जुडाइज याद हो तो जो चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ वो चीजें फिर से बोली गई है कि अगर ऑलरेडी कोई वाद इन सब कंडीशन में किसी तरह से किसी की मृत्यु हो जाने के कारण कोई वाद का उपशमन कर दिया गया है, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पर आप कोई नया फ्रेश सूट नहीं ला सकते हैं। कोई भी फ्रेश सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए नहीं लाया जाएगा। दिवालिया रहने की कंडीशन में भी सेम होगा। रूल नंबर 10 का ए देखिएगा, ड्यूटी ऑफ प्लीडर टू कम्युनिकेट टू कोर्ट डेथ ऑफ द पार्टी। अब अगर किसी की मृत्यु हुई है, चाहे वो वादी की हो चाहे वो प्रतिवादी की, ये किसकी ड्यूटी है कि कोर्ट को उसके बारे में नॉलेज दे कि सामने वाले की मृत्यु हो चुकी है, तो ये काम होता है प्लीडर का। अगर प्लीडर यहाँ अवेयर नहीं है और आपके राइट्स क्लोज होते हैं तो इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है। आपके जो भी प्लीडर है और प्लीडर अगर नहीं है तो चाहे वो पार्टी खुद आकर कोर्ट के नॉलेज में लेकर आए कि वादी या प्रतिवादी में से किसी की मृत्यु हो चुकी है। अब अगर ऑर्डर आपका रूल 11 एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील, सेम चीज यहाँ एप्लीकेबल होगी।
कि अगर मान लीजिए कि कोई जहां पर हमने वादी और प्रतिवादी शब्द देखा है प्लेंटिफ और डिपेंडेंट इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्डर टू अपील, so for as may be the word plaintiff shall be held to include an applicant, the word defendant a respondent and the word suit an appeal। क्या होता है कि मान लीजिए सेम चीजें हैं, वो किसी अपील में है, तो अपील में जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है कि प्लेंटिफ क्या हो जाता है, एप्लीकेंट हो जाता है, डिपेंडेंट रिस्पोंडेंट हो जाता है और सूट अपील में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वहां भी ये सारी चीजें होती हैं कि एप्लीकेंट की या रिस्पोंडेंट की मृत्यु होती है तो सेम चीजें एप्लीकेबल होंगी। और एक और चीज 12 में सुन लीजिए, रूल नंबर 12 ऑफ ऑर्डर 22, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू प्रोसीडिंग, नथिंग इन रूल 3, 4 and 8 shall apply to proceeding in execution of decree on order। नियम 3, 4 और 8 की कोई भी बात किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्रवाइयों को लागू नहीं होगी। अब देखना कि कौन कौन से हैं, 3 नियम 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 8। जब किसी डिक्री का एग्जीक्यूशन किया जाता है या किसी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन किया जाता है, वहां पर रूल नंबर 3, 4 और 8 एप्लीकेबल नहीं होगा एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन मतलब ऑर्डर 21 में अगर हमने कोई केस लगाया है तो ऑर्डर 22 का रूल 3, 4 और 8 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आपका कंप्लीट होता है ऑर्डर 22, जो कि हमें बताता है कि अगर किसी प्लेंटिफ की या डिपेंडेंट की या एप्लीकेंट की या रिस्पोंडेंट की मृत्यु हो जाती है तो क्या केस का अबेटमेंट हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा? नहीं। कंडीशन हमने देख ली है। 90 डेज में हमें एप्लीकेशन लगाना है। उस एप्लीकेशन के थ्रू कोर्ट अगर कंसीडर करता है, पहले इस क्वेश्चन को अराइज होगा कि क्या वो एलआर है। अगर वो सेटिस्फाइड होती है कोर्ट की हाँ आप एलआर की कैटेगरी में आते हैं विद प्रूफ, तो एलआर को पार्टी बनाया जाएगा। आप अगर कोई एलआर ही नहीं है तो अगर एक या दो से ज्यादा एलआर है, एक या दो से ज्यादा प्लेंटिफ या डिपेंडेंट है, वही लोग उस केस को कंटिन्यू करेंगे। और अगर कोई एलआर नहीं है तो केस खारिज हो जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है तो उसे अपॉइंट कर सकता है कोर्ट उस केस की प्रॉपर्टी के लिए। और अगर इस तरह का कोई सीन नहीं है तो केस खारिज हो जाएगा। अपील में सेम चीज एप्लीकेबल होगी, पर एग्जीक्यूशन में रूल नंबर 3, 4 और 8 एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी के सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इसीलिए जो मैं बार बार बोलती हूँ, ऑर्डर्स के साथ जब आप किसी रूल को पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए इसलिए कि हमें कई सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। सेक्शन हमें इंफॉर्मेशन देता है, प्रोसीजर हमें ऑर्डर्स और रूल्स ही बताते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? 2 मिनट बाकी है, कोई क्वेश्चन है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सीपीसी का, ये प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये बहुत काम आएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा कि किसकी जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट के नॉलेज में लेकर आए कि प्लेंटिफ या डिपेंडेंट की मृत्यु हुई है, सीधे से प्लीडर की है। तो आप सभी लोग इन फ्यूचर प्लीडर होंगे, तो यहाँ आप लोग के लिए नॉलेज में होना चाहिए कि अगर आपके पक्षकार या जो आपका क्लाइंट है उसमें से किसी की भी मृत्यु होती है तो फिर आपको कोर्ट में क्या प्रोसेस अपनाना है। अब 90 डेज निकल गया, देन आपके पास सफिशिएंट कॉजेज होने चाहिए तो कोर्ट उस चीज को एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, 10 मिनट बाद सभी लोग भाई जो स्टूडेंट्स का लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए, सिवाय एलएलबी थर्ड के। एलएलबी थर्ड के लिए नए टीचर हैं। ठीक है प्रवीण, थैंक यू।